हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन की। जो आज का टॉपिक हमारा है ग्राफ ऑफ द फंक्शन। मैथमेटिक्स में किसी भी लेवल की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है या टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दें। ग्राफ फंक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पे थोड़ा सा काम करते हैं। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ग्राफ की थोड़ा सा डीप नॉलेज करेंगे आज। फंक्शन क्या होता है? ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब एफ एक फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जो असाइन करता है, यह दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ elements of the set A to the unique element। आपको दो ही मेन चीज याद रखनी है, to the unique element of the set B। अब इस चीज को प्रैक्टिकली सीखेंगे आप लोग कि मेरे पास एक A सेट है और एक मेरे पास B सेट। अब इन दोनों के बीच में एक रूल असाइन करना है। F एक रूल है जो कहां से कहां तक डिफाइन किया हमने, सेट ए से लेके सेट बी के बीच में। किस तरीके से? ईच वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, कि यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, वो वैल्यू असाइन करे कहां पे, सेट बी में। और वो इमेज जो हमारे पास आएगी, ये इमेज हमारी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब है कि इधर का कोई एक एलिमेंट आएगा तो वो दो एलिमेंट से अटैच नहीं होगा। और ईच वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ के हर एलिमेंट की वैल्यू को असाइन करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट खाली भी रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब जो हम इन फंक्शन की स्टडी करते हैं, बेसिकली हमारे बुक्स में अगर एक एलिमेंट की दो इमेज आती हैं, एक इमेज ए आई और एक इमेज बी आई, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली क्या है जो हम स्टडी अब कर रहे हैं, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। जो आप जनरली स्टडी करते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो इस तरह के फंक्शन होते हैं ये भी फंक्शन ही कहलाते हैं, लेकिन 12th लेवल तक हम इनको क्या मान के चलते हैं कि फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो ये बेसिकली जो आप स्टडी कर रहे हैं ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और जो इस तरह के फंक्शन हैं जिनमें एक पॉइंट की दो इमेज आएंगी या दो से ज्यादा इमेज आएंगी, इनको कहा जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शन की जो स्टडी है वो थोड़ा कम फेस में होती है। जिस टाइम आप कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करते हैं या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टडी करते हैं, तब हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन जनरेट होने शुरू हो जाते हैं वहां पे। लेकिन मेन जो हम 90% काम करते हैं वो वहां पर भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन में करते हैं, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम कर रहे हो और चाहे आप रियल नंबर पे काम कर रहे हो। अब आपके पास जो फंक्शन है, जो आपकी इमेजेस हैं, इनको तो मैं x मान लेता हूं और इनको मैं y मान लेता हूं। तो y कैसे लिखा जाएगा? y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये हमारे पास जो इमेज आई है ये हमारी f इमेज है, और ये जो x है ये इस y की, ये इसकी प्री इमेज है। जनरल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। ये जो सेट हमारा है ये हमारा डोमेन कहलाएगा। डोमेन का मतलब होता है घर। और ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। अब यहां पे जो इमेजेस का सेट बनेगा, इसके जो एलिमेंट यहां पे इमेज बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। तो जनरली आपसे एग्जाम के अंदर इन दोनों में कनेक्टिविटी पूछी जाती है कि इन दोनों में क्या कनेक्टिविटी है। तो आपको बता देते हैं, किसी फंक्शन की रेंज सबसेट होता है कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ एफ का
सबसेट होता है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो जाती है, यहां अगर इक्वलिटी होल्ड होगी तो क्या बनेगा ये, तब ये रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है। तो ऐसे फंक्शन को हम एक नया नाम देते हैं, उसके बारे में भी आगे डिटेल में बताएंगे। अभी हमने केवल फंक्शन में स्टडी कर लिया कि क्या क्या चीजें सामने आएंगी। तो एक थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट आपको बता देते हैं। आपको मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज करनी है या फुल सिलेबस कोर्स करना है, एग्जाम आपको बता दिए गए हैं, ये एग्जाम्स हैं। और आपको कंसेप्ट, क्वेश्चंस और शॉर्टकट टेक्निक तीनों चीज सिखाई जाती है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बोथ अप्रोच हम सिखाते हैं। 6 मंथ का आपका सिलेबस होता है। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, 2 प्रॉपर्टी तो आपकी चलेंगी सेट ए से और 2 प्रॉपर्टी चलेंगी आपकी सेट बी से। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां पे आपके 4 तरह की चीजें होती हैं, 1 1, मैनी 1, ऑन 2 और इन 2। रफ मीनिंग इनका आपको बता देता हूं, प्रीवियस आपको नॉलेज है इसकी थोड़ी सी। 1 1 का मतलब है कि एक एलिमेंट की एक इमेज आएगी, 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। मैनी 1 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की कोई एक इमेज बन जाएगी। ऑन 2 का मतलब है पी सेट पूरा फिलअप हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ बराबर हो जाएगी कोडोमेन के। और इनटू का मतलब ऐसा है कि यहां पे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसकी कोई प्रीवियस इमेज नहीं बनेगी। तो इस केस में हमारा रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट बनेगा कोडोमेन ऑफ एफ का, कोडोमेन ऑफ एफ का प्रॉपर सबसेट बनेगा। ये साइन हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉपर के लिए यूज करते हैं। तो ये कंडीशन आपकी सोल्व हो गई कि टाइप ऑफ द फंक्शन किस तरीके से बनेगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 1 1 ऑन 2, 1 1 into मैनी 1 ऑन 2 और मैनी 1 into। ये जो 1 1 फंक्शन है इसका नाम दूसरा होता है इंजेक्टिव, और ऑन टू का जो नाम होता है वो होता है सर्जेक्टिव। और जो 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है इसका मतलब होता है बाइजेक्टिव। इसका जो दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कॉम्बिनेशन से बने हैं। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब हम एफ इनवर्स निकालेंगे तो फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना नेसेसरी होता है। अगर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू नहीं है तो हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब आगे मूव करते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं जो हमारा मोटिव था। अब आपने क्या किया, देखिए आप जब भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं कि एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं पहले। लेकिन ये जो स्टडी आई, रेनी डेस्कार्टेस ने इसको डेवलप किया था, जो मैथमेटिशियन थे। ये स्टडी हमारे पास बाद में आई कि ग्राफ क्या होता है। आप ग्राफ की जब स्टडी करेंगे तो ग्राफ क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। अब मैं इसकी स्टडी थोड़ी सी अलग वे में करना चाहता हूं कि ये मेरे पास एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, रियल लाइन से रियल लाइन में। तो ये मेरे पास रियल लाइन है, ये भी मेरे पास रियल लाइन है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि आप यहां से कोई भी एक्स की वैल्यू उठाते हैं, एक मशीन मैंने बीच में लगा दी है, जैसे आपकी फोटोकॉपी की मशीन होती है। एक्स इसके पास जाएगा और एफ इसको कन्वर्ट करके कोई वैल्यू असाइन कर देगा। इसी तरीके से यहां से जाएगा एक्स, इसको x1 मान लेता हूं, इसको x2 मान लेता हूं। यहां पे फंक्शन इसकी वैल्यू यहां ऑपरेट कर देगा। इस तरीके से हमारी फंक्शन की स्टडी होती है, जो सबसे स्टार्टिंग में होती है। ये जो ग्राफ की प्लॉटिंग वाला सिस्टम है ये अलग स्टडी है, जनरली आप इसी को करते हैं। इस स्टडी को आप जनरली नहीं करते हैं, तो इस पर ध्यान दें। ये आपकी एडवांस स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें
हमने क्या किया, एक रियल लाइन के नंबर को दूसरे रियल लाइन के नंबर से या एक सेट से दूसरे सेट में क्या किया, ट्रांसफर किया एक मशीन के थ्रू। जैसे आप अपने मोबाइल से मैसेज करते हैं किसी नंबर पे, इस तरीके से। अब ये जो कनेक्टिविटी बनी, यहां पे x के साथ सपोज करो ये y1 आया और ये y2 आया, तो इन दोनों की जो पेयरिंग है x1 y1 x2 y2। अब इस स्टडी को हम एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में भी काम करेंगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो जनरली मैं क्या करता हूं, ग्राफ ऑफ एफ को देखिए मैं किस तरीके से लिखता हूं, थोड़ा सा अलग तरीका है लिखने का, कि सेट ऑफ पॉइंट्स। आप तो ग्राफ का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि हमने कोई इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर दिया या कोई हमने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, नहीं। आप ये कलेक्शन तो है वास्तव में सेट ऑफ पॉइंट्स का, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल वे है लिखने का वो किस तरीके से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू द सेट A एंड y बिलोंग्स टू द सेट B। ये हमारा ग्राफिकल का जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया। मतलब ग्राफ को ज्योमेट्रिकली तो हम डेवलप करेंगे ही, वो एक अलग कंसेप्ट है। ग्राफ को ज्योमेट्रिकली किस तरीके से दिखाया जाता है वो एक अलग चीज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप देखिए, यहां पे जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी फंक्शन का, उसको हम एक्स वाई एक्सिस पे ले आते हैं। बेसिकली क्या किया हमने, जो पहली रियल लाइन थी उसको मैं एक्स एक्सिस पे ले आता हूं, और मेरे पास जो दूसरी रियल लाइन थी वो मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मान ली जो कि हमारी वाई एक्सिस कहलाई। अब हमने क्या किया, एक्स के लिए जो हमारी वैल्यू आई थी वो हमने यहां प्लॉट कर दी, दूसरे एक्स के लिए वैल्यू आई थी वो यहां प्लॉट कर दी। इस तरह प्लॉट करने से जो पॉइंट्स मिलेंगे, इनको मिलाने से जो मेरे पास कर्व बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वेल नोन ग्राफ है। पहले y इक्वल टू एक्स बना देता हूं कि जितना हमारा x इनपुट है, x हमारा क्या है, इनपुट, और y हमारा क्या है, आउटपुट। मोटिव हमारा ग्राफ डिस्कस करने का ही है, तो मैं ग्राफ से आपको डेफिनेशन में आपके लेके चला हूं कि ग्राफ को अलजेब्रिकली कैसे डिफाइन करते हैं। और ये मेरे पास जो fx है, ये f मेरी एक मशीन है। जो भी आप x डालेंगे उसको ये ट्रांसफॉर्म करके fx बना देगा, जिसको मैंने अपनी सहूलियत के लिए, इजी बनाने के लिए y को मान लिया। अब आप क्या करेंगे कि x को वैल्यू देंगे, यह आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, जो आपका इनपुट है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि y इक्वल टू एक्स, सबसे जो सिंपलेस्ट ग्राफ मेरे पास है कि जो भी आप x रखेंगे, जो भी x का मान रखेंगे, वही हमारे पास क्या आएगा, y आएगा। y इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर बनाते हैं, छोटे छोटे ग्राफ की स्टडी बनेंगे। अब यहां आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से जब पॉइंट प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ आपका पैराबोला बन जाता है। इसको बोलते हैं वर्टिकली पैराबोला, वर्टिकली अपवर्ड, जो वर्टिकली अपवर्ड बनता है। अब तीसरी बात करते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब की। आगे जाके हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की, तो कैसे एक दूसरे पे ऑपरेट होते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, इसको देखिए लास्ट तक, आपको काफी नॉलेज हो जाएगी फंक्शन की। अब आप देखिए कि आप x का इनपुट अगर पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी इस तरीके से, और निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या कंफर्म हुआ
कि जो भी छोटे छोटे आपके ग्राफ हैं वो किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, x के ऊपर मॉडुलस ऑपरेट कर देता हूं। मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, ये भी नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो भी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको कहां बना देगा, ये ऊपर शिफ्ट कर देगा पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आपका फ्रीक्वेंटली हम इसको ऐसे बनाते हैं, एक वी शेप ग्राफ बनता है जो कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऑपरेट किया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे कि जो हमारा फंक्शन है, ये जो मशीन है हमारी, जैसे यहां पे कौन सी मशीन थी, मॉडुलस वाली। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। इसकी ये वर्किंग है। इस मशीन की क्या वर्किंग है, ये क्या करता है कि जैसे मेरे पास कोई नंबर x बराबर 2.7 है, तो ये 2.7 से जितने भी छोटे इंटीजर हैं, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, वो कौन सी है, 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या बताएगा, 2.7 की वैल्यू कितनी बताएगा, ये 2 बताएगा आपको। अब हम बार बार ये डेफिनेशन इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, कि उससे छोटी जितने भी इंटीजर हैं वह सबसे बड़ा हम अज्यूम करें। बार बार ये दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये मेरे पास जो 2.7 है ये किन इंटीजर के बीच में लाई करता है, ये किन इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। तो बेसिकली कहां लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में। तो जो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर है वही हमारा उत्तर होगा। यही काम मैं नेगेटिव में भी करके दिखाता हूं आपको। माइनस के 2.5 है, तो यहां पे कहां जाएगा, ये अपने लेफ्ट पे जाएगा। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे माइनस के 2.5 की, तो ये माइनस की 3 आएगी वैल्यू। यही इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेसिकली एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू निगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव आती है या फिर 0 आती है। दो चीजें आपकी कंफर्म हो गई। अब इस फंक्शन का जो हम ग्राफ बनाएंगे वो एक क्लासिकल ग्राफ बनता है। एक चीज रह गई बतानी आपको कि जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो जो वैल्यू मेरी 0 से और 1 के बीच में होगी तो वैल्यू 0 ही आएगी, और जो वैल्यू मेरी 1 से 2 के बीच में होगी तो वो 1 आएगी, 1 पे होल्ड रहेगा और 2 पे ओपन रहेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू -1 से 0 के 1 बीच में होगी तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -1 आएगी। तो वैल्यू हमारे पास डार्क यहां करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो बेसिकली क्या आता है कि ये स्टेप वाला ग्राफ होता है। इसमें छोटे छोटे जैसे हमारे स्टेयर्स होती हैं, ऐसे हमारे पास स्टेप चलते चलाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टेप वाला ग्राफ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहनी है, इस बात को ध्यान देना है। अब आप देखिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिए कि जब वैल्यू मेरी 0 से 1 के बीच में होगी तो मेरा y बराबर x ही आएगा। लेकिन अगर मेरा x यहाँ पे 1 से 2 के बीच में है, तो मुझे जब मेरा x 1 से 2 के बीच में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। यानी कि y इक्वल टू x माइनस 1 की एक लाइन आएगी, लेकिन वो वैलिड कहां रहेगी, वो वैलिड केवल इन्हीं के बीच में रहेगी, 1 से 2 के बीच में। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा इस तरीके से अपने आप को रिपीट करता है, इस तरीके से -1 -2। तो ये जो लाइन है, इन लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1, क्योंकि एक से बड़ा नंबर यहाँ पे इसमें प्रेजेंट हो गया, इसलिए x माइनस 1।
जो वैल्यू मेरी x 2 से 3 के बीच में आएगी उसके लिए मेरा फंक्शन क्या काम करेगा, मुझे x में से 2 घटाना पड़ेगा। जैसे 2.5 में से 2 घटा के पॉइंट कितना आएगा 5। इसी तरीके से ये y इक्वल टू x प्लस 1 आएगी। और ये लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको प्लॉट करना। तो ये आपने सीख लिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्राफ कैसे बनता है। अब किसी भी x के लिए x दो चीजों का सम होगा, अपने इंटीग्रल पार्ट का, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और ये मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कोई भी x वेरिएबल जो हमारे पास है वो दो का सम होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, तो वो क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर रन होते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं, आपके ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b। तो आपको अगर 2 पॉइंट मेरे पास a और b यहाँ पे हैं, तो देखिए a या b हम कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू a माइनस बी आएगी और पॉजिटिव में आएगी। और ये लाइन इधर से ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी। 2 पॉइंट होते हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी के। और y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a, अगर 3 आएंगे हमारे पास, 3 मॉडुलस आएंगे, तो आपकी स्टडी कैसे चलेगी, ए बी सी, ये बी सी कहीं भी हो सकते हैं। यहां से ग्राफ थोड़ा ऐसा चलेगा, यहां से ऐसा चलेगा, इस तरीके से, और इससे आगे जो इसका मूवमेंट आएगा फिर वो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, और जो भी बीच वाला पॉइंट होगा यही हमारे पास मिनिमम वैल्यू का पॉइंट होता है। यहाँ पे y मिनिमम एग्जिस्ट करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे y मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, y मिनिमम एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास x a से b के बीच में होगा और वैल्यू y की कितनी आएगी, मॉडुलस a माइनस b आएगी या मॉडुलस b माइनस a आएगी, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, y इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, और आपसे पूछेगा कि y मिनिमम कितना होगा। ऑप्शन डाल देगा आपको कुछ भी, मैं लिख देता हूं 1 2 3, नन ऑफ दिस। अब आप बताइए, अगर आप इस फंक्शन को डिफाइन करने लग जाएंगे तो इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं। जहां भी मेरा मॉडुलस 0 बनता है, यहां पे x बराबर a और b 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, यहाँ x बराबर a b और c 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। तो यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, -1, दूसरा पॉइंट कितना आया 2, और तीसरा आया 3। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ऐसे मूव करता जाएगा। स्लोप उनकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे 3, तो जो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहली बात तो ये है 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। एक तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात y मिनिमम कितना आएगा। अब आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें 2 रख दो, तो देखिए 2 और 1 तो 3 हो गया, और 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 -1 और +1, तो कितना हो गया y मिनिमम 4। तो आपने ग्राफ की सहायता से इसको बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया। अगर हम जनरली इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं केसेस बना के, दैट इज वेरी वेरी लेंथी अप्रोच। अब अगर आपके पास 4 पॉइंट आ जाएं, ये स्पेशल ग्राफ है जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूं, तो जनरली आप बुक्स में स्टडी करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपकी थ्योरी में इस तरीके से सब चीजें एक जगह समराइज नहीं होती। हम कोशिश यही करते हैं टेरा मैथमेटिक्स में कि आपको समराइज फॉर्म में स्टडी कराई जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहां भी मेरा मॉडुलस 0 हो रहा है ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट हैं। यहां मैंने मान लिया है a b से छोटा है, b c से छोटा है, ये अंडरस्टूड है। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो ये चीजें अंडरस्टूड होते हैं कि हमने इसको इस ऑर्डर में ले लिया है, या अगर आपको आगे पीछे दिए गए तो आप इनको अरेंज कर लें। अब हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन आएगा, जो बीच की जो मिडिल वैल्यूज हैं उस पे तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, फिर ये इस तरीके से मूव हो जाएगा, ऐसे मूव करेगा, फिर अपना स्लोप बदलेगा, क्योंकि यही हमारे पास स्टडी के पॉइंट हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। और यही पॉइंट है मेरे पास किसके, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और वाई मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहां पे मेरा बीच वाला इंटरवल है वहां पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अब अगर आप कहें मुझे कि इस से अलग आप 5 के बारे में बताइए कि बी सी, यहां अगर आपको वाई मिनिमम निकालना है तो वाई मिनिमम आप कैसे निकालेंगे, आप बी रख दो, सी रख दो, बी और सी के बीच का कोई भी वैल्यू रख दो, तो वैल्यू क्या आएगी, सबकी बराबर आएगी। मैं लिख के दिखा देता हूं, बी माइनस ए प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस मॉडुलस बी माइनस सी प्लस मॉडुलस बी माइनस डी। आप सी रखेंगे तब भी ये आंसर आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो मेरे पास वाई की आएगी तो वाई मिनिमम वो आपकी यही आएगी। तो क्वेश्चन इसी बेस पर आता है कि एक तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने हैं, तो देयर आर 4 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, और वाई मिनिमम कहां एग्जिस्ट करेगा। और ये भी पूछ लेता फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, कितनी वैल्यू के लिए, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। तो भैया जब यहाँ पे 4 पॉइंट आएंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बी से सी के बीच में जितने भी नंबर हैं वहां सब पे ये मिनिमम अपनी वैल्यू अटेन करेगा। ये ग्राफ बनाना अगर डिटेल में आपको केसेस बना के समझा दो तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, तो पेपर के पैटर्न के हिसाब से आप इसको भी लर्न कर लें इस तरीके से, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसको समझाने के लिए। अब यहां पे हम कहा मूव कर रहे थे, x माइनस डी पे और x माइनस ई पे। आपने मुझे टारगेट दिया कि 5 को बना के दिखाओ, कि अगर 5 पॉइंट मेरे पास आ गए तो 5 पॉइंट पे आप क्या करेंगे, ग्राफ आप कैसे बनाओगे। तो मैं नंबर लाइन बना लूंगा, आप कितने मर्जी मॉडुलस मुझे देंगे, सबके बारे में एक ही कंसेप्ट है, ए बी सी डी और ये ई। तो देखिए जब भी आपके पास ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो एक बीच का पॉइंट केवल एक ही होता है। यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट हैं तो आपके मिडिल पॉइंट 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब यहां से आपका ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा और फिर इसका स्लोप अलग हो जाएगा। यहां से ग्राफ इस तरीके से स्लोप डाउन रहेगा, फिर थोड़ा स्लोप बढ़ेगा, फिर थोड़ा स्लोप फिर आपका स्लोप इस तरीके से इधर जाएगा, थोड़ा सा मूव करेगा और फिर थोड़ा सा मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। जो पॉइंट मेरे नीचे हैं क्रिटिकल पॉइंट, वहां पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल रहता है और ग्राफ हमारे पास इस तरीके से मूव करेगा। तो हमारे पास वाई मिनिमम कहां जूम करेगा, अब आप मुझे बता सकते हैं, ये मेरा जो पॉइंट है वाई मिनिमम अज्यूम करेगा, एग्जिस्ट करेगा किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी। और ये कितने पॉइंट है मेरे पास, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर विच, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर विच वाई मिनिमम एग्जिस्ट। तो आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी एक्स की, जो कि मेरे पास कितनी आई, x इक्वल टू सी एक वैल्यू आई है जिसपे y मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो मैंने 5 तक का आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, इससे ज्यादा कहीं एग्जाम में अधिकतर आता नहीं है। अब हम थोड़ी सी स्टडी किसकी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की। और जनरली जो ग्राफ है आपके, एक ग्राफ और कर लेते हैं पहले, सिग्नम फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे। अब सिग्नम फंक्शन का जो पहला वर्ड है साइन, साइन का मतलब क्या है, जो आपके चिन्ह होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां एक फंक्शन बनाया गया, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स या फिर एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। अब आपको मॉडुलस डिफाइन करना ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे माइनस एक्स आएगा
ये वैल्यू -1 आएगी, 0 पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करनी है आपने, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि x बराबर 0 पे जो फंक्शन डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ ऑन में x है तो x 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के लिए मैंने एक अलग वैल्यू अज्यूम कर ली और x ग्रेटर देन 0 पे x अपॉन x 1। तो इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पे एक y बराबर 1 की लाइन आएगी, लेकिन ये कब वैलिड है, जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, तो ये लाइन डिस्कार्ड हो जाएगी। इसी तरीके से y इक्वल टू ये y इक्वल टू 1 की लाइन, ये -1 की लाइन, ये कब है लाइन, जब हमारे पास क्या है x लेस देन 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो गई, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो फाइनली मेरा ग्राफ कौन सा बना, जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, 0 पे 0, यहां पे होल बनेगा और ये ग्राफ, ये हमारा ग्राफ बना। तो ये हमारा साइन से डिफाइन होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होने से फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती है। इसी वजह से इस फंक्शन का नाम रखा गया सिग्नम फंक्शन। ये किसी मैथमेटिशियन के नाम पे नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी के आधार पे है। मैथमेटिक्स में दो ही चीजों पे नाम रखे गए हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे या किसी मैथमेटिशियन के बेसिस पे। अब थोड़ी स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में सबसे पहले आप y इक्वल टू साइन ऑफ x की स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको डोमेन पता होनी चाहिए, या कोई भी x रखेंगे तो उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। और डोमेन क्या होगी इसकी, कोडोमेन तो कुछ भी हो सकती है, हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि जो इसकी रेंज ऑफ है वो -1 से 1 के बीच में है। अब ये आपने y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, -1 से 1 के बीच में, x एक्सिस y एक्सिस और ये ओरिजिन। यहां पे पाई है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, यहां क्या होता है नेगेटिव। तो पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ कहां जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और यहां क्या जाएगा पॉजिटिव। तो ये इसकी पूरी एक साइकिल है जो हमने यहां तक बनाई है डार्क करके। इसके बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा, पीछे भी और आगे भी। तो ये इसकी एक साइकिल हो गई, 1 साइकिल। ये फर्स्ट ग्राफ हुआ। y इक्वल टू दूसरा ग्राफ कितना हुआ आपका cos x, डोमेन R हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज ऑफ एफ भी -1 से 1 रहेगी। यहां ग्राफ cos 0 1 होता है और cos 90 0। तो यहां से यहां तक ये इसकी एक ब्रांच होती है, उसके बाद वो रिपीट करना अपने आप को शुरू कर देता है। तो ये ब्रांच आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जब मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूंगा तो ये ब्रांच मेरे बहुत काम आएगी। और यहां पे ब्रांच मेरे यहां तक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मानी जाती है फंक्शन की, इनको थोड़ा आप ध्यान रखें। अब आपको पता है कि जो y इक्वल टू 10x है वो कहां मूव करता है, sin x बराबर होता है, tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो जहां पे cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos x 0 कहां होता है, देखिए एक जनरल कंसेप्ट बताता हूं, साइन में और कोस में। 0 के सामने 0, 1 के सामने -1, कोस में 1 के सामने -1, 0 के सामने 0, tan में 0 के सामने 0 और इन्फिनिटी के सामने -इन्फिनिटी। ये आप कंसेप्ट याद कर लें। तो ये 0 कहां पे है, x इक्वल टू, यहां पे देखिए π/2 के जो मल्टीपल है 2n + 1 π/2। यहां पे मेरा फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को जनरेट करेगा। तो यहां इसकी डोमेन क्या हुई, R में से एक सेट घटा देंगे 2n + 1 π/2 का, जहां पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और जो इसकी रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रियल लाइन को बिलोंग करती है। अब आप 90 पे सीधी लाइन बना लें जो इसके एसिम्पटोट का काम करेगी, π/2 पे बना लें और -π/2 पे बना लें, और ग्राफ आपका इस तरीके से मूव करेगा। यही मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसके बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है।
तो इसलिए इसका पीरियड पाई हुआ। साइन एक्स का पीरियड आपने देखा था, इसकी साइकिल 2 पाई के पूरे सर्किल के बाद मूव करती है, तो 2 पाई। और कोस एक्स का जो पीरियड है वो कितना हुआ, इसका भी 2 पाई हुआ, क्योंकि 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करते हैं। तो 3 चीजें महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि इसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है और उसका पीरियड कितना है। अगर इन फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन अप्लाई कर दिया जाए, कुछ कंपोजिशन बनाया जाए, तो इनका पीरियड चेंज हो जाता है। जैसे y = mod of sin x। तो आप क्या करेंगे, sin x का ग्राफ बनाएंगे, ऐसे बनाया आपने। अब जो मॉडुलस क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो ये ग्राफ इसका यहां से हट जाएगा। ये जितनी वैल्यू निगेटिव आई थी तो नहीं न्यूमेरिकली ऊपर पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमारा फाइनल जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, ऐसे लूप वाला ग्राफ आएगा इस तरीके से। और यहां पे पाई और 2 पाई 0। तो पाई के बाद इसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, इसलिए इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड कितना हुआ, पाई। अब इस फंक्शन की डोमेन आप बताइए, रियल नंबर। इस फंक्शन की रेंज आप बताइए, तो भैया 0 से 1 चल जाएगी। क्यों, क्योंकि निगेटिव वाला हिस्सा यहां से खत्म हो चुका, वो कहां चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, तो रेंज इसकी 0 से 1 बनेगी। इसी तरीके से आप y = mod of cos x की देख सकते हैं बना के। अब साइन का ग्राफ हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, इनके मॉडुलस का हो गया। चलो इस मॉडुलस को मैं बना देता हूं, सीधा ग्राफ ही बना देता हूं बस, cos 0 1 बना के, और आप इसको रिपीट करना शुरू करें। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन से हैं। तो भैया इस फंक्शन में एक चीज और आप याद कर लें, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए ग्राफ किसी भी चीज का होता है ना, फंक्शन का, वो मल्टीपल कनेक्टेड होता है। उसमें कंटिन्यूटी कहाँ है, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ है, लिमिटिंग वैल्यूज कहाँ है, डोमेन रेंज, ये तो हमने बता दिया आपको। तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इसके, n पाई, सच दैट n बिलोंग्स टू z। एक जगह पहले मैंने वहां पे n बिलोंग्स टू n रख दिया है, तो वहां आप n बिलोंग्स टू z ही रीड करें, बाय चांस लिखा गया मेरे से भी। तो यहां पे क्या होंगे, यहां बताइए आप, पॉइंट ऑफ, बाकी सब चीजें तो सेम है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बता दीजिए कितना होगा। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वे पॉइंट होते हैं जहां ग्राफ में कोई किंक बन जाता है, कोई चोंच बन जाती है, वो स्मूथ नहीं रहता। जब मैं इस ग्राफ पे चलूंगा तो इसमें मुझे स्मूथनेस आ रही है चलने में, लेकिन अगर मैं इस ग्राफ पे आऊंगा तो यहां आने के बाद मेरी डायरेक्शन एकदम सडनली चेंज हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वही पॉइंट होते हैं जिन पे हमारी स्मूथनेस या हमारी डायरेक्शन सडनली चेंज होती है, एकदम हम दूसरे डायरेक्शन में आ जाते हैं। और यहां हम दूसरे डायरेक्शन में तो आएंगे, लेकिन किस रेट से, बहुत धीरे धीरे आएंगे। हम एक्स एक्सिस के पहले पैरेलल आएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितना हुआ, यहाँ पे देखिए क्या है, π/2, और यहाँ क्या है, 3π/2। तो 2n + 1 π/2 पे, और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। ये नॉन डिफरेंशिएबल हमारा पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। 10x पे हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट ग्राफ की स्टडी करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप बने रहिए अगर सारे ग्राफ आपको सीखने हैं। तो आप देखिए कि कोट एक्स कितना होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये कहां डिफाइन नहीं है, जहां जहां साइन एक्स कितना है, 0 है। साइन एक्स 0 कब होता है, अभी आपको बताया था, n पाई पे होता है, x = n पाई पे, जहां n बिलोंग्स टू है सेट ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ में आप जहां पाई आएगा, जहां 2 पाई आएगा, वहां क्या बनाएंगे, वहां पे एसिम्प्टोट की लाइन बनाएंगे। तो ग्राफ आपका यहां पे पॉजिटिव है और दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो ये ग्राफ की एक इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। और इसका पीरियड बता देता हूं आपको, डोमेन भी बता देता हूं। डोमेन ऑफ फंक्शन कितना बनेगा, आर में से कहां डिफाइन नहीं है, पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, तो n पाई घटा देंगे,
n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। रेंज कितनी है इसकी, कहां से कहां तक जा रहा है जी, माइनस के इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां है इसकी। चौथा पॉइंट, इसका पीरियड कितना है, तो भैया पाई के बाद ये इंटरवल कितना है, पाई, तो पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है, तो पीरियड इसका पाई हो गया। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपने जो स्टडी करी है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने में हेल्प करेगी। अब फंक्शन मेरा क्या है, कोट हो गया। अब आप बनाएंगे y इक्वल टू sec x का ग्राफ। अब sec x के ग्राफ के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक इजी वे है इसका, क्योंकि sec x कितना होता है 1 अपॉन cos ऑफ x होता है। तो वहां तो ये डिफाइन नहीं होगा, जहां जहां cos कितना हो जाएगा 0। अब cos 0 कहां होता है बताएं आप, सोचे थोड़ा सा, cos 0 कहां होता है पाई बाई 2 के मल्टीपल पे। तो जहां जहां पाई बाई 2 के मल्टीपल है वहां पे क्या करें आप, सीधी लाइन बना दें, सीधी लाइन बना दें जहां जहां पाई बाई 2 के मल्टीपल है, और जहां ग्राफ ऊपर है वहां ग्राफ को आप ऊपर कन्वर्ट कर दें इस तरीके से। ग्राफ को मैं ऊपर कन्वर्ट करूंगा यहां पे इस तरीके से। जहां जहां ये नीचे है तो अपने आप अपने नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से ये पॉइंट आएंगे, यहां पे ये ऊपर चला जाएगा। तो माइंड में आपको कैसे जूम करना है कि cos x का ग्राफ बना के और उसके पार्ट्स को जितने भी हैं ये इधर से इधर ले जाना है। इसी तरीके से, अच्छा इसकी डोमेन बता देता हूं आपको, तो कहां कहां डिफाइन होगा, R में से 2n+1 पाई बाई 2 माइनस कर देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। रेंज की आप बात करते हैं तो R में से ओपन इंटरवल -1 to 1 घटा दें, या माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इसका पीरियड जो cos x का पीरियड है वही इसका पीरियड रहेगा 2 पाई, क्योंकि आप देखिए यहां से यहां तक जाने में आपको 2 पाई चलना पड़ेगा, और ये ब्रांच नीचे वाली भी 2 पाई पे शिफ्ट हो रही है, तो पीरियड 2 पाई हो गया। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की इसमें हम यहां बात नहीं करेंगे। अब एक ग्राफ रह गया y इक्वल टू cosec x। सबसे पहले डोमेन बता देता हूं, आपको पता ही है y इक्वल टू कितना होता है, cosec x इक्वल टू 1 अपॉन sin x। साइन कहां पे 0 होता है, n पाई पे 0 हो जाता है, वेयर सच दैट n बिलोंग्स टू z। रेंज ऑफ f कहां काम करेगी इसकी, रेंज माइनस के इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। अब देखिए -1 से 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल और यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस वजह से इसकी जो, क्योंकि हम फंक्शन का उल्टा कर रहे हैं, sin x का हमने उल्टा किया, इस वजह से ऐसा हुआ। अब केवल क्या रह गया हमारा मोटिव कि हम इसका ग्राफ बनाएं। तो भैया ग्राफ कैसे बनेगा, वही टेक्निक है, sin x का ग्राफ बना दें। एक ब्रांच बना के दिखा देता हूं आपको, और जहां जहां 0 हो रहा है वहां पे सीधी लाइन आप खींच लें। अब आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ जहां हमारा आ रहा है उसको केवल उल्टा कर देना है इस तरीके से। यहां लाइन खींच लें आप, जहां जहां साइन 0 हो रहा है वहां लाइन खींच लें। जब भी आपको रैंडम ग्राफ बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरफ भी बना सकता हूं मैं, ऐसे बना देंगे, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूं ग्राफ। तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हमारे कंप्लीट हुए। अब आपको क्या करना है, आपको बता दिया गया कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनो। अब यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये निगेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा, रहेगा पॉजिटिव में ही।
एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जब वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, कोई भी x जब -1 से 1 के बीच में होता है, जितनी इसकी पावर बढ़ाएंगे तो ये x से छोटा होता जाएगा, क्यूब करेंगे और छोटा हो जाएगा, जितनी भी आप पावर बढ़ाएंगे उससे छोटी होती चल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ हमारा रहेगा तो ऊपर ही, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 1 थी, 1 का स्क्वायर वो 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ तो मेरा यहीं पे रहेगा, 0 इसकी यही रहेंगी। अब ग्राफ पहले से जो वैल्यू देखो 1 तक तो जाएगी, 90 पे तो 1 होगा, यहां प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन जो ग्राफ मेरा sin x का यहां चल रहा था, अब ये ग्राफ मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, अब ये ग्राफ मेरा कहां चलेगा, देखिए आप, ये ग्राफ मेरा थोड़ा सा अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, जब हमने इसका स्क्वायर किया है, क्यूब किया, तो थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा इससे नीचे मूव करता है, इस तरीके से, इस तरीके से। थोड़ी ब्रांच आपको सही बना के दिखाता हूं, ग्राफ 1 तक जाएगा और इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहला ग्राफ किस तरीके से मूव हो रहा था, जो मेरा पहला ग्राफ था वो मेरा ग्राफ इस तरीके से गया था, देखिए ध्यान से, वो इस तरीके से जा रहा था, अब थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया। तो बस ग्राफ को इसी तरीके से आगे लेके जाना है हमें, ग्राफ हमारा इस तरीके से थोड़ा सा डीप नीचे से लेके चलेंगे, यहां से इस तरीके से, फिर 1 को टच करेगा, फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ को, ऐसे चलेगा। निगेटिव में भी ऐसे ही चलेगा, यहां से चलेगा और थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट होके इस तरीके से मूवमेंट इसका बनेगा। sin x का तो हम सीधा सीधा बनाते हैं इस तरीके से, तो आपको यहां ऐसे चलना है, बस आप ये ध्यान रखें। y = अगर मैं आपको बोलता हूं कि sin की पावर 4 का ग्राफ बनाओ, तो ये इससे और नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे से इससे और नीचे चलेगा, 1 पे वहीं पहुंच जाएगा, फिर इस तरीके से। तो अगर हम पावर बढ़ाते हैं इवन या ओड, तो वो इसी तरीके से शिफ्ट हो जाती है। अब मेरा आपका जो फाइनल मोटिव है आज का, वो रह गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। अब देखिए सबसे पहला वाला मेरा जो फंक्शन है y = sin इनवर्स x। अभी आप क्या करेंगे, केवल इन ग्राफ को लर्न करेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ाने के लिए कम से कम 3 घंटे की वीडियो रिक्वायर्ड है, और मैं चाह रहा हूं कि आपको 45 या 1 आवर में सारे ग्राफ की स्टडी करा दूं। तो ये π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में, और यहां पे जो इसकी वैल्यू है, देखिए पहले वैल्यू क्या आ रही थी, जो y = sin x था वो r से लेके और -1 to 1 तक जा रहा था। अब जो इसका इनवर्स का ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच से जाएगा, यहां से मूव करेगा, मतलब इसकी डोमेन यहां रहेगी, क्योंकि हम उल्टा फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये ब्रांच आ गई। हम केवल इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हैं, कनेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे अभी, क्योंकि ग्राफ सारे ही एक साथ डिस्कस करने हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा थोड़े से। यहां पे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। साइमल्टेनियस स्टडी, एक ही ग्राफ में आपको सारे ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा मैं अभी, यहां 90 पे, और बात वही है -1 to 1। तीसरा ग्राफ बनाता हूं मैं y = tan इनवर्स x का। एक बहुत ही क्लैरिटी वाली जो कंडीशन इसकी एक ग्राफ में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ जो होते हैं वो क्लासिकल माने जाते हैं अपने आप में। इस तरीके से जाएगा, -90 से 90 के बीच में। तो tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया, 3 रह गए। आप कोई भी एग्जाम करेंगे तो ये सारे ग्राफ आपको साइमल्टेनियसली आने जरूरी हैं, वरना आप उस एग्जाम को, मैथमेटिक्स के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। 0 से पाई के पीछे बनता है, ये हमारा π/2 है। और y = sec इनवर्स x। इनके ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ग्राफ इनका ना ब्रेक होकर चलता है, 2 ब्रांच में चलता है। तो मैं आपको एक आसान मेथड बताता हूं कि आप y = sin cos x का ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ बना लीजिए, और यहां पे एक लाइन बना लीजिए।
कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। यहां आप क्या करेंगे, एक लाइन आप यहां बना लें। अब इस ग्राफ को तो इधर मूव करा दें और इस ग्राफ को आप इधर मूव करा दें और इसको आप कट कर दें। तो फाइनल मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। यहां एक लाइन आप बना लेंगे π/2 पे, यहां से माइंड में रखें ग्राफ को कि हमने ऐसे शुरू किया था, अब उल्टा जाना है। हमने खत्म कहां किया था, यहां पे, तो इसके उल्टा जाना है। इसी तरीके से साइन एक्स का ग्राफ बना ले, साइन इनवर्स एक्स का। अब क्या करेंगे, अब आप इधर से नीचे की तरफ मूव करेंगे ऐसे, और इधर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो फाइनल मेरा ग्राफ कैसे बना, आप यहां पे यहां से बनाया था तो आपने उल्टी डायरेक्शन में चलो, जैसे यहां से नीचे की तरफ आए थे तो इधर चले, और कहां पहुंचे थे हम, यहां पहुंचे तो यहां से भी उल्टा चलो, तो ये बन गई। तो ये सबसे आसान तरीका है इन ग्राफ को प्लॉट करने का। अब मेरे पास एक जो कंसेप्ट है वो मैं आपको सिखा देता हूं कि इन सब की साइमल्टेनियसली स्टडी हम कैसे करेंगे, एक ही ग्राफ में मैं इनको कैसे बनाऊं। तो देखिए ये मेरा ग्राफ हुआ साइन इनवर्स एक्स का। अब सेकंड में ग्राफ बनाता हूं कोस इनवर्स एक्स का। ये स्टडी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हैं जिनके लिए दोनों बराबर होते हैं। तो भैया एक जगह काट रहे हैं दोनों ग्राफ, दोनों को बराबर y मान लूंगा और एक पॉइंट आएगा, वो भी आएगा 1/√2, क्योंकि 1/√2 पे ये भी π/4 हो जाएगा और ये भी π/4 हो जाएगा। इस तरीके से अब क्या बनाना है मुझे, और एक चीज वो ध्यान रखिए आप, जो इसमें कनेक्टिविटी है π/2 से और -π/2 और पाई, इससे ऊपर भी नहीं हम जा रहे, बस यहीं तक सीमित है इस दायरे में। अब मुझे बनाना है tan इनवर्स x का। थर्ड कलर ले लेता हूं मैं। अब tan इनवर्स x अगर आप यहां से चलेगा और इस तरीके से चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आपका कोट इनवर्स x अगर आप ऊपर से आएगा, यहां से आएगा पाई से, और इधर को होते हुए ऐसे इस तरीके से ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से आएगा और इस तरीके से मूवमेंट इसका हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा इसमें से रॉन्ग हुआ, वो मैंने सही कर दिया। अब एक ग्राफ कौन सा रहा मेरा, सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का। अब देखिए आप, उसको हम थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। यहां पे जहां पे सेक, देखिए सेक का ग्राफ इधर से जाएगा और इस तरीके से मूव हो जाएगा। यहां पे वो ग्राफ आपका हमने π/2 थोड़ा ऊपर लिया है, तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा और यहां से इधर आ जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, एक कलर और चेंज करते हैं। सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका यहां से नीचे की तरफ मूवमेंट होगा और यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। इस तरीके से मैंने आपको एक ग्राफ के अंदर सभी चीजें प्लॉट करके दिखाई हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं इसी से कनेक्टेड। जब आप साइमल्टेनियस स्टडी करेंगे ग्राफ की, तो एक बात आपके नोटिस में आएगी। वो बात क्या है नोटिस में आने वाली, कि जैसे आप निकालते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो आपको ये पता नहीं लगता है कि ये वैल्यू कहां से आ रही है। तो आपको देखिए मैं बताता हूं, ये वैल्यू, ये ग्राफ है और ये मेरा दूसरा ग्राफ है कोस इनवर्स एक्स का।
अब आपने कोई भी x लिया, इस x को मैंने ले लिया, इस x को लेने से यहां पे एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। ये जितनी वाली नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर उतना ही मिलेगी और ये दोनों मिलके क्या बना देंगी, π/2 की लेंथ बना देंगी। इस तरीके से आप और भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास कंडीशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं इनवर्स फंक्शन के ऊपर, ये सारी हम ग्राफिकली आपको समझाएंगे। वो काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा जो मोटिव था कि हम ग्राफ ऑफ फंक्शन की स्टडी करें डिफरेंट की। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर करा देता हूं कि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos of x इक्वल टू x। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इनकी स्टडी केवल ग्राफ के थ्रू ही हो सकती है। अलग से इसकी स्टडी तो आप cos x का ग्राफ बनाओगे, आप यहां बराबर पे क्या मान लोगे, y मान लोगे, और y मानने के बाद एक लाइन आप यहां पे बनाओगे। तो भैया इसको एक जगह काटेगी तो क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 1। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ किसके, cos ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x के। तो आपने कुछ नहीं करना, इसी ग्राफ के अंदर mod ऑफ x का ग्राफ बना देना है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। अब ग्राफ ने इस कर्व को कितनी जगह काटा, 2 जगह, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए। आपसे x की वैल्यू नहीं पूछेगा, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, तो हमारा उत्तर 2 आएगा। तो आज का हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। बाकी आपको बता दिया है, किसी भी क्वेरी के लिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है। जेईई मेंस का एग्जाम हो, एनडीए का हो, आपका टीजीटी पीटी का हो, तो इस नंबर पे आप कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। किसी भी तरीके की मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम है किसी भी लेवल पे, वो आप अपनी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।